नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसे युवा नेता हैं जिन्होंने भारतीय राजनीति में एक युवा सोच और नई ऊर्जा का संचार किया है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरों में से एक राघव ने न सिर्फ अपनी तेज तर्रार रणनीति और राजनीति के लिए वो जाने जाते हैं, बल्कि वो जमीन पर बदलाव लाने की लगातार कोशिश करते दिखते हैं। बतौर राज्यसभा सांसद राघव संसद में आम जनता, मिडिल क्लास और युवाओं की आवाज को आगे रखते रहे हैं और अपने तर्कपूर्ण विचारों से युवाओं को प्रेरित भी करते रहे हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट से विधायक और फिर सांसद बनने तक का सफर, दिल्ली की हार और पंजाब के लिए रणनीति पर बात करने के लिए हमारे साथ राघव इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। हालांकि हाल ही में राघव की हार्वर्ड स्कूल में पढ़ाई और उससे पहले उनकी शादी ने भी काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं, तो उस पर भी बातचीत होगी। राघव, वार्म वेलकम टू एनडीटीवी's युवा कॉन्क्लेव। थैंक यू फॉर टेकिंग आउट टाइम। एक बार फिर स्टूडेंट बनने का मौका मिला, क्या क्या सीख के आए आप हार्वर्ड से? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने मुझे यहाँ बुलाया। एनडीटीवी का एक बेहतरीन कार्यक्रम एनडीटीवी युवा मैं सालों से देखता आ रहा हूँ। आज पहली बार यहाँ हिस्सा लेने का मुझे मौका मिला। बात बड़ी दिलचस्प है। मैंने आज से कई साल पहले अपनी स्टूडेंट डेज में हार्वर्ड केनेडी स्कूल जाने के लिए एप्लीकेशन भी भरी थी और बतौर स्टूडेंट वहाँ पे मुझे मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी में दाखिला मिले और मैं 1.5-2 साल वहाँ जाकर पढ़ाई करूं, ऐसी मेरी ख्वाहिश थी। लेकिन उस समय आम आदमी पार्टी नई नई बनी थी, कई सारे चुनाव हम लोग लड़ रहे थे, तो फिर एप्लीकेशन भरने के बावजूद मैंने वो एप्लीकेशन विड्रॉ कर ली थी। तो वो मेरा एक सपना अधूरा रह गया था। परमात्मा की आशीर्वाद से वो इस साल मुझे हार्वर्ड केनेडी स्कूल जाने का मौका मिला और बहुत कुछ सीखने का मिला। मैं पहले आपको बताऊं कि ये ग्रुप कैसे सिलेक्ट होता है। हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो इस दुनिया की सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल बॉडीज़ में से एक है, वो दुनिया भर में जो यंग हाई अचीवर्स होते हैं उनको यंग ग्लोबल लीडर का खिताब देके नवाजता है। फिर इन यंग ग्लोबल लीडर्स में से कुछ लोगों को चुनकर हार्वर्ड केनेडी स्कूल में पब्लिक पॉलिसी का, ग्लोबल लीडरशिप का एक कार्यक्रम के लिए निमंत्रण दिया जाता है। छोटा सा कार्यक्रम होता है कुछ दिनों का, लेकिन इसमें जो लोग आपके साथ क्लासरूम में बतौर स्टूडेंट्स बैठते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं। जैसे मेरी क्लास में मंगोलिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से लेकर मलेशिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक थे। मेरी क्लास में बराक ओबामा की, जब वो बतौर प्रेसिडेंट काम करते थे तो उनके दफ्तर में जो सलाहकार के तौर पे काम करते थे, उनसे लेकर पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे, आर्सेनल का फुटबॉल प्लेयर था। तो कई प्रकार के ऐसे लोग जिन्होंने अपने जीवन में कुछ कुछ हासिल किया या कुछ अचीव किया है, उन लोगों को बनाकर ये क्लासरूम बना। और फैकल्टी बहुत मज़ेदार थी। हमारी क्लास में फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड से लेकर ट्रेजरी सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स तक बतौर प्रोफेसर आकर हमें पढ़ाया करते थे। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला और लीडरशिप से लेकर, नेगोशिएशन से लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पे हमारी क्लासेस हुई। तो मुझे लगता है कि एक बेहतरीन मौका था सीखने का और मेरे अंदर का स्टूडेंट, अंदर का बच्चा जाग गया। जब मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने कोशिश करी कि मैं इसके साथ न्याय कर सकूं और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर सकूं। तो उस स्टूडेंट लाइफ से लौटने का मन कर रहा था कि मन कर रहा था वहीं रुक जाए देखिए और पढ़ाई करें और क्लासेस अटेंड करें? नहीं, मन था क्योंकि घर परिवार वाले और मेरा काम यहाँ पर है। लेकिन ये अपने आप में एक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी होती है। परमात्मा की बख्शिश थी कि मौका मिला और बहुत कुछ जो मैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, वहाँ पे ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। शायद मैं एक बेहतर पार्लियामेंटेरियन बन पाऊँ, एक लोगों की आवाज़ और मजबूती से उठा पाऊँ, ऐसे ऐसे मुद्दे उठा पाऊँ जो शायद मैं मुद्दे नहीं उठाता। उदाहरण के तौर पे वहाँ पे हमारी 3 क्लासेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर हुई 1.5 घंटे की, और उसमें कई प्रकार की जो एआई क्रांति दुनिया भर में चल रही है उस पर चर्चाएं हुई। मैंने उसी से कुछ सीख कर कल पार्लियामेंट में 0 आवर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बात रखी और इंडिया कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस दौड़ में वर्ल्ड लीडर बने, ना कि बतौर कंज्यूमर बने, उस पर बात रखी। तो जो मैं सीख रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि उसको अपने काम में ढाल सकूं। बट ये डर भी है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन को टेक ओवर कर जाएगा, ह्यूमन पावर को? क्या लग रहा है? देखिए, ये एक वास्तविकता है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब आज इस दुनिया की ज़रूरत बनता जा रहा है और कई देश
इसमें हमसे बहुत बड़ा हेड स्टार्ट ले चुके हैं, तो हमें उसे अपनाना ही होगा। और मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर कर भी आप जॉब क्रिएटर बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर प्रॉम्प्ट लिखना, आप चैट जीपीटी में, एंथ्रोपिक में, ग्रॉक में कोई प्रॉम्प्ट लिखते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स बनने के लिए आज दुनिया भर में कोर्सेज हो रहे हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स की एक बहुत बड़ी कमी दुनिया भर में खल रही है, तो कई प्रकार की जॉब अपॉर्चुनिटीज भी, मैं उदाहरण के तौर पे आपको मैंने बताया, इस पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जगत से निकल सकती हैं। लेकिन हाँ, एक भारी नुकसान एआई का जॉब्स पे होगा अगर हम सही समय पर इस एआई की चुनौती को ना समझें और उसे अपने जीवन में ना ढालें और सही तरीके से उसे प्रमोट ना आपने एक करें। नया करियर चॉइस यहाँ मौजूद युवाओं को दिया है, प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। ये एक करियर ऑप्शन हो सकता है, ख्याल रखिएगा आप लोग। आपसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया आए थे सेशन के लिए, उन्होंने कहा कि ये आज की रियलिटी है और इसे एक्सेप्ट करना होगा, चाहे इंडिविजुअल हो, सरकार हो, समाज हो। ऐसे में आप एक स्टूडेंट बनकर लौटे और एक बड़ा सबक ये भी है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। लर्निंग हैज़ नो एज, यू हैव टू कंटिन्यू लर्निंग टू री इन्वेंट, और ये ज़रूरी लगा एज अ पार्लियामेंटेरियन आपको। तो ये भी एक और सबक है इनकी हार्वर्ड की जर्नी से कि सीखना है तो उम्र नहीं है, वो नहीं सोचना, एंड यू हैव टू कीप लर्निंग। बट आपने एक और स्कूल में भी नई लर्निंग की इससे पहले, रिलेशनशिप के स्कूल में। आपकी शादी हुई, तब लाइफ बदली है, जिंदगी बदल जाती है क्या जब शादी होती है? तो वहाँ के क्या लाइफ लेसन्स हैं? नहीं, देखिए, जब शादी नहीं हुई थी और मैं एक सोलो ट्रैवलर था, तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी चल रही थी और लगता था कि शादी करने की क्या ज़रूरत है, ज़िंदगी तो अच्छी चल ही रही है। फिर परी से मुलाकात हुई, उनसे शादी हुई और अब मुझे लगता है कि बहुत देर में जाकर वो मुझे मिली। मुझसे 5-7 साल, 10 साल पहले ज़िंदगी में मिलती तो हम ज़्यादा लंबा सफ़र साथ तय कर पाते। उनके मेरे जीवन में आने उनके मेरे जीवन में आने से मुझे लगता है कि मेरा माय लाइफ हैज़ टेकन अ गुड टर्न इन द सेंस कि कई प्रकार की चीज़ें जो एक आज से पहले खलती थी, एक कमी खलती थी, एक पार्टनर की, एक हमसफ़र की, एक दोस्त की, वो कमी आज नहीं खलती। और इस बात में कोई दो राय नहीं है दैट शी हैज़ बीन माय सपोर्ट सिस्टम फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स, एंड उनके साथ होने से मैं और मजबूत अपने आप को महसूस करता हूँ। जी, हमारे युवा आपको सुन रहे हैं, तो लाइफ लेसन पर एक आखिरी सवाल, फिर आगे बढ़ेंगे कुछ संजीदा सवालों पर। आप परिणीति अपने क्षेत्र की बड़ी स्टार हैं, आपने अपना मुकाम पॉलिटिक्स में हासिल किया हुआ है, तो दो जुदा प्रोफेशंस के लोग जब साथ आते हैं तो टकराव होता है, ईगो क्लैशेस भी होते होंगे, कौन बेहतर है, ये प्रोफेशन बेहतर है या मेरा काम बेहतर है? नहीं, देखिए, भगवान की कृपा से हमारे कोई क्लैशेस नहीं होते और ईगो क्लैशेस तो बिल्कुल नहीं होते। ये बात ज़रूर है कि वो भी एक बहुत लंबे समय से अपनी फील्ड में, पब्लिक लाइफ में रही हैं, अपनी फील्ड के शिखर पर रही हैं और मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ, क्योंकि वो मेरी पब्लिक लाइफ समझ पाती हैं, बिकॉज शी हैज़ बिन अ पब्लिक पर्सन ऑल थ्रू आउट हर वर्किंग करियर, तो उसका फ़ायदा बहुत मिलता है। और जैसा कि मैंने कहा, मैं तो आपको छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मुझे मान लीजिए कहीं किसी चीज़ का फियर है, कोई एंग्जाइटी है, डर लग रहा है, उदाहरण के तौर पर पार्लियामेंट में किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पे कोई भाषण देना है। अब हर आदमी कोई बड़ी स्पीच से पहले थोड़ा सा घबराता है, थोड़ा सा नर्वस होता है, और मैं उनसे एक बार बात करता हूँ या फ़ोन पे चर्चा कर, वो सारा फियर, एंग्जाइटी, सारा डर तो मुझे लगता है कि उनकी जो पब्लिक लाइफ रही है और उनका एक जो करियर रहा है, वो कहीं ना कहीं मुझे भी हेल्प करता है, मुझे भी अपने प्रोफेशन में मदद करता है, ना कि कोई हमारा क्लैश होता है। तो चूजिंग द राइट पर्सन टू बी विथ यू, आप लगातार आम जनता के मुद्दे, मिडिल क्लास के मुद्दे उठाते रहे हैं। एयरपोर्ट्स में महंगा खाना पीना या फिर महंगे एयर फेयर, आम जनता कैसे ट्रैवल करे, ये सब आवाज़ें आपकी सुनाई देती हैं राज्यसभा के सदन में।
तो ये कोशिश किस लिए? आपको लगता है कि आपको ये और ज़्यादा तेज़ होकर वहाँ बोलना होगा क्योंकि आप जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप एक विपक्ष के नेता हैं, सरकार को घेरने का एक मौका चाहिए आपको? देखिए, मैं बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो मुद्दे उठाने की कोशिश करता हूं जिनसे मैं खुद जूझता हूं या मैं खुद लोगों को अपनी आंखों से जूझता देखता हूं। मैं खुद एक मिडिल क्लास परिवार से आता हूं, तो मैं मिडिल क्लास के मुद्दे समझता हूं कि इस प्रकार से तमाम सरकारें, किसी एक सरकार की बात नहीं है, तमाम सरकारें जो आज तक रहीं, उन्होंने मिडिल क्लास को निचोड़ने का काम किया। जो चाहता है, जब चाहता है, मिडिल क्लास को दबा कर इनकम टैक्स वसूलना हो, जीएसटी वसूलना हो, कोई भी चीज़ करनी हो तो कंप्लायंस कराना हो तो मिडिल क्लास पे हाथ डालता है। और इस पूरी दौड़ में मिडिल क्लास को मिलता बहुत कुछ नहीं है। गरीबों के लिए कई प्रकार के रिलीफ्स, कई प्रकार की सब्सिडीज होती हैं जो कि होनी चाहिए। इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए, उद्योगपतियों के लिए कई प्रकार के रिबेट्स दिए जाते हैं, लेकिन मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिलता। तो मेरा प्रयास रहा कि मैं मिडिल क्लास की जो चुनौतियां हैं, जो समस्याएं हैं, उन्हें सदन में सरकार के सामने लाने की कोशिश करूं। इसी के साथ साथ जैसे एयरपोर्ट का आपने जिक्र करा, अब मैं खुद एयरपोर्ट पर जब कभी चाय पीता हूं, समोसा खाता हूं, सैंडविच खरीदता हूं, तो मैं देखता हूं कि कितना महंगा है। और आप मानेंगे, मैंने जब वो एयरपोर्ट पे महंगे खाने को लेकर बात रखी और एयरपोर्ट पे लंबी लंबी सिक्योरिटी चेक्स और चेक इन की लाइनों को लेकर बात करी, मैं अब जब भी कभी एयरपोर्ट पर जाता हूं तो लोग मुझे मिलते हैं, मुझे कहते हैं कि आपने बहुत सही बात करी, आपने हमारे दिल की बात कह दी, जो हमारे मुंह में थी आपने वो बात छीन कर सदन में रख दी। तो मुझे लगता है कि जो लोग एक्चुअल में फील कर रहे हैं, अगर आप वो मुद्दे उठाएंगे तो लोग भी उसे पसंद करेंगे और लोगों की जिंदगी भी बेहतर होगी। और असल में बतौर सांसद हमारा काम है भी क्या, पर्टिकुलरली व्हेन यू आर इन द ऑपोजिशन, हमारा यही काम है कि लोगों की समस्याएं सरकार के कानों तक पहुंचें और सरकार उसका समाधान दे। तो यही मेरी छोटी सी कोशिश रही है। तो आप कह रहे हैं कि आप लोगों के मुद्दे इसलिए उठाते हैं क्योंकि आप खुद उससे जूझते हैं, और ना कि आपको सरकार को घेरना है संसद के अंदर, इसीलिए नहीं, वो मुद्दे। सरकार को देखिए, सरकार, आई बिलीव इन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। सरकार को हम घेरते ही हैं, आए दिन घेरते हैं। मैं आज बैंकिंग बिल पर अभी भाषण दे के आ रहा हूं पार्लियामेंट में। सरकार को एक आम बैंक अकाउंट होल्डर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है, फ्रॉम अनलिमिटेड लेवीज एंड चार्जेस बाय बैंक्स टू साइबर फ्रॉड्स टू डेटा थेफ्ट टू मार्केटिंग कॉल्स, तमाम तरीके की चीज़ें अभी सदन में 1 घंटा पहले मैं बात रख कर आ रहा हूं। तो प्रयास ये करते हैं कि सरकार को ऐसे मुद्दों पर घेरा जाए जो आम जनता से जुड़े हुए हैं। केवल राजनीति करने के लिए राजनीति नहीं, ऐसी चीज़ें जो लोगों की रोज़मर्रा के जीवन में उन्हें परेशानी देती हैं, उसका समाधान दें। आप, हमारी भी जो राजनीति रही पूरी, लोगों को बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़ी हमने जो स्कीम्स लाए, वेलफेयर पॉलिसीज़ लाए, वो वही सारी पॉलिसीज़ हैं जो रोज़मर्रा के जीवन में इंसान को प्रॉब्लम्स देती हैं और उसकी ज़िंदगी बेहतर करने की कोशिश करी। बिल्कुल, आप कोशिश करते रहते हैं, लेकिन आप उस पार्टी के प्रमुख चेहरे हैं जिसने अभी करारी शिकस्त देखी दिल्ली चुनावों में। अभी इस वक्त क्या पार्टी के अंदर लगातार आत्ममंथन, चिंतन हो रहा है? हम ये जानना चाहते हैं, क्या गड़बड़ हो गई आम आदमी पार्टी के लिए इस बार दिल्ली में? देखिए, पहली चीज़ तो यह है कि चुनावों में हार जीत लगी रहती है। और मैं, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, जिनकी हम बहुत इज्जत करते हैं, उन्होंने एक बार चुनाव हारने पर ये बात कही थी कि न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। तो हम एक यात्रा पे निकले हैं देश के लिए, देश की सेवा करने के लिए, लोगों की ज़िंदगी बेहतर करने के लिए। उसमें कभी कभार हार हाथ लगती है, कभी कभार जीत हाथ लगती है। अगर कुछ कमियां रहीं हमारे काम में, हमारी पॉलिसीज़ में, हमारी नीतियों में, हमारी पॉलिटिक्स में, उसे ज़रूर सुधारेंगे, उसका मंथन करेंगे। अब पंजाब में हमारी एक फुल फ्लेजेड गवर्नमेंट है, उसमें हम लगातार काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई पिछले कई दशकों का आप हिसाब किताब उठाकर देख लीजिए, तो उसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग पॉलिटिकल पार्टी आम आदमी पार्टी रही। आपने वाजपेयी जी को कोट किया, शायद आपकी पार्टी के नेताओं को अच्छा ना लगे। मुझे लगता है प्राइम मिनिस्टर रहे और वाजपेयी साहब इस देश के बहुत जाने माने शख्स रहे, भारत रत्न उन्हें मिला। और उनकी नीतियों से या उनकी विचारधारा से कोई सहमत असहमत हो सकता है, लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, इसलिए मैंने उनके उस कविता का भी जिक्र करा जो वो अक्सर सुनाया बट करते वी थे। रियली वांट टू नो व्हाट वेंट रॉन्ग। आपको क्या लगता है किस लिहाज से ये हार हुई है, और वो भी इतनी ज़बरदस्त हार? क्योंकि
कुछ देर पहले बीजेपी के नेता वीरेंद्र जी यहाँ थे, उन्होंने कहा है कि हम अगले साल तक जो सारे वादे हैं, हम यमुना की सफाई है वहाँ जाकर हम सब डुबकी साथ में लगाएंगे, हम यमुना की सफाई कर देंगे जो पिछली सरकार नहीं कर पाई थी। महिलाओं के लिए जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे अगले साल तक। तो जब बीजेपी इतनी दावे कर सकती है तो आप लोग तो लगातार सरकार में बने रहे, फिर क्यों नहीं काम हुआ दिल्ली में? नहीं, नाराजगी रही लोगों की ना। देखिए पहली बात तो ये है कि एक छोटी सी पार्टी जिसकी पास ना कोई संसाधन थे, ना कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ थी, उसको दिल्ली के लोगों ने 3 बार लगातार चुना। 2013 में हमें सरकार बनाने का मौका दिया, 2015 में आज़ाद भारत के इतिहास के सबसे बड़े जनादेश की सरकार बनाई, 2020 में भी सबसे बड़े जनादेश की सरकार बनवाई। तो 3 बार लगातार चुनाव जीत का दिल्ली की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और हमसे सेवा भी करवाई, हमने बखूबी सेवा करी भी। अब 2-2.5% के वोट शेयर पे हम इस बार ज़रूर चुनाव हारे हैं, उस पर मंथन करेंगे, विचार करेंगे, जहाँ जहाँ बदलाव करने की ज़रूरत है बदलाव करेंगे और लोगों की सेवा करेंगे। अब ये तो जनता के हाथ में है कि किसको सरकार में बिठाने की जिम्मेदारी देती है, किसी को विपक्ष में बनाने की जिम्मेदारी देती है। जो जिम्मेदारी हमें दी है वो हम निभाएंगे। तो दिल्ली में अगर इंडिया गठबंधन साथ होता, कांग्रेस साथ होती, तो क्या तस्वीर कुछ और होती दिल्ली की? जिस दिन नतीजे आ रहे थे, हम खुद एंकर कर रहे थे, तो उमर अब्दुल्ला का ट्वीट भी आया था राघव, उन्होंने कहा और लड़ो, ये कह रहे थे वो ट्वीट कर कर आप लोगों को। देखिए इंडिया गठबंधन जो बना था सिकता जी, वो एक राष्ट्रीय स्तर पे बना था। मैं उस गठबंधन में बहुत करीब से शामिल था, तमाम इंडिया गठबंधन की बैठकों में गया और उस गठबंधन का मुख्य उद्देश्य लोकसभा 2024 था। रीजनल लेवल्स पे इंडिया गठबंधन जो पहले से चलता आ रहा था वो ऑपरेट, जैसे बिहार में वो गठबंधन था, है, महाराष्ट्र में गठबंधन था, आज भी है। हमने हरियाणा में प्रयास करा कि वो गठबंधन बने, हरियाणा में नहीं बन पाया, दिल्ली में नहीं बन पाया। अब वो साथ लड़ते या अलग लड़ते, वो क्या होता क्या ना होता, वो नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। इतनी करारी शिकस्त के बाद तो ये जरूरी है ना, क्या होता क्या ना होता, ये होता तो अच्छा होता। देखिए अब ये तो सब इट्स अ गेम ऑफ परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस। जैसे कि मैं आपको उदाहरण दूं, हरियाणा के चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के वोट शेयर में मात्र 0.5% का फर्क था। आई थिंक बीजेपी को 39.9% वोट मिला और कांग्रेस को 39.4% वोट मिला। वहीं आम आदमी पार्टी को 1.5% वोट मिला। अगर हम साथ लड़ते तो हम जीत जाते हरियाणा भी। हमने बहुत प्रयास भी करे, बड़ी कोशिशें भी करी, मैं खुद उस बातचीत में शामिल था, लेकिन कांग्रेस पार्टी से जो भी बातचीत हुई वो सफल नहीं हो पाई। मैं कुछ नेताओं का नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई और गठबंधन नहीं बन पाया, जिसका फायदा हमें नहीं हुआ। तो जाहिर सी बात है कि अगर शायद दिल्ली में गठबंधन होता तो हो सकता है नतीजे अलग होते, लेकिन ये कहना आज के समय में बहुत मुश्किल है। देखिए दिल्ली में कांग्रेस पार्टी एक रेलेवेंट प्लेयर नहीं है। आज से 15 साल 20 साल पहले एक रेलेवेंट प्लेयर थी। आज ना उनके पास दिल्ली में सांसद हैं, ना दिल्ली में कोई विधायक है, ना उनका कोई वोट शेयर है। तो उसके चलते गठबंधन ना करना भी एक सोची समझी ठीक राजनीतिक फैसला था। मैं ये नहीं कहता हूँ वो गलत फैसला था, लेकिन अब जब नतीजे आ गए, अब आपके पास सारे वोटिंग पैटर्न्स और सारी डिटेल्स हैं, तो बड़ा आसान है कि जैसे कहते हैं ना तो अंग्रेजी में कहते हैं हाइंडसाइट इज ऑलवेज 20/20। सार्वजनिक तौर पर जब सहयोगी उमर अब्दुल्ला कह रहे थे और लड़ो, तो सहयोगी चाहते थे ना साथ साथ हो ये चुनाव। चलिए, पंजाब के चुनाव ज़्यादा दूर नहीं, वहाँ पर तैयारी कितनी है? किला बचा रहेगा? क्योंकि वहाँ पर ये आरोप लग रहा था कि दिल्ली से पंजाब की सरकार चल रही है, पंजाब के फंड्स आम आदमी पार्टी बाकी राज्यों में इस्तेमाल करती है। तो ऐसे में इस किले को बचा के रखने के लिए क्या रणनीति है आम आदमी पार्टी की? देखिए विरोधी तो आरोप लगाते रहेंगे, मैं विरोधियों के आरोपों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। पंजाब एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा था और लगातार कभी अकाली दल की सरकार, कभी कांग्रेस, कभी अकाली दल की सरकार, कभी कांग्रेस, और इस पैटर्न में बंद कर रह गया था, जिसके चलते सबसे ज़्यादा बेरोजगारी, इंडस्ट्री छोड़ कर जाना, नशे की बड़ी समस्या, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या, हेल्थ केयर और एजुकेशन सिस्टम का कोलैप्स हो जाना, और उसके साथ साथ पंजाब 3.5 लाख करोड़ के कर्जे तले दबता गया। फिर एक ऊर्जा के साथ, एक नई उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी आई और आम आदमी पार्टी ने एक एक कर ईंट दर ईंट लगाकर एक नई इमारत बनाने की, एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश करी, जो कोशिश बहुत हद तक सफल हुई है। और इसी के चलते आज आप देख रहे हैं कि पंजाब में अच्छे
स्कूल्स बन रहे हैं, प्राइवेट स्कूल्स के टक्कर के स्कूल्स बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक अस्पताल बन रहे हैं, नशे पर इतना बड़ा युद्ध आम आदमी पार्टी की वहाँ की सरकार ने छेड़ा हुआ है। और इन सारी चीज़ों का नतीजा आपको चुनावों का जो जो स्थायी चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव होते हैं, उसमें देख रहे हैं कि लोग लगातार आम आदमी पार्टी को प्यार और आशीर्वाद देते आ रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो एक नई उम्मीद और एक नई ऊर्जा के साथ आम आदमी पार्टी पंजाब में आई थी, उस ऊर्जा के साथ बेहतरीन काम कर रही है। और जब भी विधानसभा चुनाव होंगे, एक बार फिर से पंजाब की जनता आम आदमी पार्टी को मौका सीधा देगी। सवाल का सीधा जवाब उम्मीद कर सकती हूँ। पंजाब में सरकार कौन चला रहा है, अरविंद केजरीवाल या मुख्यमंत्री? देखिए, मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब और उनकी कैबिनेट ये सरकार चलाती है। लगातार ये आरोप लगते रहते हैं कि सरकार कौन चला रहा है, हमारे लिए मुद्दा ही नहीं है। लेकिन अगर एक पार्टी ने एक राज्य में बेहतरीन काम कर कर एक मॉडल लोगों को दिया, लोगों को वो मॉडल पसंद आया, लगातार 1 दशक से ऊपर लोग उस मॉडल पे वोट देते आए, लोगों को पसंद आता रहा, अगर उस मॉडल को उठाकर दूसरे राज्य में लगाने की कोशिश करेंगे और जिन लोगों ने वो मॉडल बनाया उनसे सलाह लेंगे, तो इसमें बुराई किस बात की? एक दूसरे से सीखना नहीं चाहिए। मैं तो कहता हूं पंजाब को दिल्ली से ही क्यों, पंजाब को अगर बंगाल में कुछ अच्छा हो रहा है, जैसे बंगाल में ममता बनर्जी की कन्याश्री स्कीम चलती है, बेहतरीन स्कीम है, हम उससे कुछ सीख के पंजाब में लागू कर सकते हैं। तमिलनाडु में डीएमके की बड़ी अच्छी स्कीम्स है, हो सकता है कुछ राज्यों में बीजेपी की बहुत अच्छी स्कीम्स हो, उनसे हम कुछ सीख के पंजाब में लागू कर सकें। तो अगर 4 जगहों से सीख कर हम अपनी गवर्नेंस को इंप्रूव करते हैं, इसमें बुराई क्या है, इसमें मुद्दा क्या है, इसमें राजनीति क्यों होती है? मैं तो समझ नहीं पाता हूँ। पर ये सबक तो फिर आप दिल्ली में भी इम्प्लीमेंट कर सकते थे, बाकी जगहों से सीख कर। दिल्ली में किया, इसीलिए दिल्ली में लगातार लोग हमें प्यार और आशीर्वाद देते आए। और दिल्ली और पंजाब में एक बहुत बड़ा फर्क है। दिल्ली में हमारी 1/4 सरकार थी, यहाँ नगर निगम भी हमारे पास नहीं था बहुत लंबे अरसे तक, उपराज्यपाल भी हैं, गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार भी है, और छोटी सी बीच में दिल्ली सरकार भी है। दिल्ली में मल्टीप्लिसिटी ऑफ एजेंसीज के चलते एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके पास है काम करने की, उसके पास अथॉरिटी नहीं है काम करने की। ये चुनौती पंजाब में नहीं है। पंजाब एक फुल स्टेट है, पंजाब के अंदर सारा एडमिनिस्ट्रेटिव ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल चुनी हुई सरकार के पास है, और गवर्नर का ज्यादा हस्तक्षेप भी इन द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स नहीं होता है। इसीलिए पंजाब की गवर्नेंस को दिल्ली की गवर्नेंस से कंपेयर करना बेमानी होगा। लेकिन उसके बावजूद भी पिछले 10 सालों में जितना दिल्ली में काम हुआ, मुझे लगता है शायद ही किसी राज्य सरकार ने इतनी चुनौतियों के बाद अपने कार्यकाल में इतना काम किया होगा। लक्ष्य रखा है अगले साल तक वो सारा काम करके दिखाएंगे। मैं शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, अगर कोई भी पार्टी सरकार में आने के बाद जनता से किए गए वादे पूरे करती है, तो बतौर दिल्ली वाला या बतौर भारत का नागरिक मुझे खुशी होगी। मैं उनको बधाई देता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। चलिए, तो उम्मीद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा पॉलिटिक्स से जुड़ें, तभी बदलाव संभव है। अब ऑडियंस राउंड के लिए हम खोलते हैं। हाथ ऊपर करिए अगर राघव चड्ढा के लिए आपके पास सवाल है, माइक आप तक पहुंचेगा। छोटे छोटे सवाल रखिएगा ताकि राघव ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ले सकें। जी, थैंक यू सर। माय नेम इज साहित्य। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और शशि थरूर जी का भी हूँ। दोनों लोग पता नहीं इतने इंटेलेक्चुअल और इतने हैंडसम भी हैं। मेरा सवाल सीधा है कि हमने कई सारे एक्टर्स को बहुत अच्छा पॉलिटिशियन बनते देखा है। इवन पॉलिटिशियन बेटर एक्टिंग करते हैं। सवाल? सवाल छोटा सवाल है। आप गुड लुकिंग है, हैंडसम है, क्या कभी आप अगर मौका मिलता है तो कभी किसी फिल्म प्रोजेक्ट या मूवी प्रोजेक्ट में ऐसे आना काम करेंगे? आपको पर्दे पर देखना भी अच्छा होगा। जी, थैंक यू सर। एक्टिंग में आप हाथ आजमा सकते हैं, ये इनका कहना है। जी जी, देखिए, हमारे काम में, पॉलिटिक्स में भी बहुत एक्टिंग करनी पड़ती है। तो एक्टिंग सिर्फ एक्टिंग में नहीं होती है, और आपको सबसे अच्छे एक्टर्स संसद भवन में बैठे मिल जाएंगे। लेकिन समानताएं बहुत सारी हैं। जैसे एक फिल्म हिट होती है, एक पॉलिटिकल पार्टी हिट होती है, एक फिल्म फ्लॉप होती है, पॉलिटिकल पार्टी फ्लॉप होती है। इसमें भी एक्टिंग करनी पड़ती है, उसमें भी एक्टिंग करनी पड़ती है। लेकिन मेरा अपना ये मानना है कि जिसका काम उसी को साझे और करे तो उल्लू लागे। वो मेरी फील्ड नहीं है। मुझे उस फील्ड की, उस जगत की ज़्यादा समझ भी नहीं है। मुझे परमात्मा ने जिस काम के लिए बनाया है, मैं वही काम अच्छे से कर लूं। लाएंगे राजनीति से ही राघव। और रैपिड फायर राउंड का अब की बारी है। राउंड रैपिड फायर है, तो इसलिए आंसर भी रैपिड होने चाहिए। और जब आपको जवाब आपको पसंद आए और हर जवाब पर अगर तुरंत जवाब देंगे तो आप ज़रूर तालियां बजाइए राघव के लिए।
तो शुरू करते हैं अपना रैपिड फायर एंड यू ऑल सेट। ऑप्शन नहीं है पास का, दोनों का। इसका जवाब नहीं देना चाहता हूँ, एक आंसर ज़रूर देना होगा जी। तो पहला है दिल्ली या पंजाब। मेरा दिल पंजाबी है, तो पंजाब। चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय चॉइस या पॉलिटिशियन बाय पैशन। चार्टेड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन एंड पॉलिटिशियन बाय पैशन। अच्छा, अगले में शायद आप फंस जाएं। पॉलिटिक्स में टीम वर्क या फिर वन मैन शो। बिल्कुल टीम वर्क। बिना टीम वर्क के तो ना इंडियन क्रिकेट टीम जीत सकती है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी जीत सकती है। तो 100% टीम वर्क। एकला चलो रे नहीं चलता यहाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड कैनेडी स्कूल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी। दोबारा किसी प्रोग्राम के लिए बुलाएंगे नहीं हार्वर्ड वाले जवाब सुनकर। सोशल मीडिया कनेक्ट या फिर पब्लिक रैलीज। जाहिर तौर पे पब्लिक रैलीज। पब्लिक रैलीज में आप जनता से मिल सकते हैं, वो आपको छू सकते हैं, आपको बिठाकर अपनी समस्याएं बता सकते हैं, उनसे संवाद कर सकते हैं। तो लोगों से रूबरू होकर जो मजा आता है वो सोशल मीडिया पर कहाँ आता है। तो 100% पब्लिक रैलीज। ठीक है, अगले 3 सवाल हैं, आपको धर्म संकट में डाल सकते हैं और घर में मुश्किल हो सकती है। पॉलिटिकल अपडेट्स फ्रॉम यू और बॉलीवुड गॉसिप फ्रॉम परिणीति। देखिए, पॉलिटिकल अपडेट्स तो बहुत बोरिंग होते हैं। तो बॉलीवुड गॉसिप ही, बॉलीवुड गॉसिप। सब पता है आपको क्या चल रहा है मुंबई थोड़ा में। बहुत, थोड़ा बहुत। जितना पता होना चाहिए शायद उतना पता है। तो एंड नेक्स्ट इज लेट नाइट पॉलिटिकल ब्रेनस्टॉर्मिंग और मूवी नाइट्स। लेट नाइट ड्राइव्स विद म्यूजिक। हम दोनों को म्यूजिक बहुत पसंद है। तो वो अपने, ऑफ कोर्स शी इज अ ट्रेन क्लासिकल सिंगर, तो उन्हें तो सुर ताल की समझ है, मुझे तो कोई समझ नहीं है। लेकिन हम दोनों को म्यूज़िक बहुत पसंद है, तो हम अपना म्यूज़िक यूजुअली एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, सुनाते रहते हैं। इनफैक्ट हमारी शादी होने से पहले भी, हमारे डेटिंग के दौर में भी, हम दोनों सारा दिन एक दूसरे को अपने मनपसंद सॉन्ग्स भेजा करते थे, म्यूज़िक किया करते थे। हमारी एक शेयर्ड स्पॉटिफाई पे प्लेलिस्ट भी है, जिस पर जो गाना उन्हें पसंद आता है वो ऐड कर देती हैं, जो मुझे पसंद आता है मैं ऐड कर देता हूँ। तो हम गानों के बहुत शौकीन है। तो लेट नाइट ड्राइव्स विद म्यूजिक। गाते भी हैं? नहीं, मैं नहीं। सुनता एक हूँ। लाइन यहाँ की ऑडियंस के लिए। नहीं, सुनता हूँ। चलिए, पॉलिटिकल हसल बसल या फिर बॉलीवुड ग्लैमर पार्टीज। दोनों ही, बट मैं पेशे से राजनीति में हूँ, तो पॉलिटिकल हसल बसल, बट दोनों ही चीज़ें ठीक है। दोनों ही चलता है। दोनों ही चलता है। जिम वर्कआउट या फिर वॉक इन लोधी गार्डन्स। व्हाट्स योर सीक्रेट टू फिटनेस। हम वॉक्स पे जाते, हमें वॉक बहुत पसंद है, तो परहैप्स वॉक्स इन लोधी गार्डन, या कहीं पे भी चलने का मौका मिल जाए तो लंबी वॉक्स। आप दिल से पंजाबी हैं, तो ये सवाल खाने से जुड़ा हुआ है। राजमा चावल, छोले भटूरे या फिर फाइन डाइनिंग। परिणीति को क्या पसंद है, फाइन डाइनिंग? मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। उनको और मुझको दोनों को कड़ी चावल बहुत पसंद है। तो इनफैक्ट कभी मान लीजिए वो शूटिंग के लिए बम्बई में हैं या कहीं बाहर गई हुई हैं, वो जब भी दिल्ली लौटती हैं तो बताना नहीं पड़ता, हमारे घर में ऑटोमेटिकली कड़ी चावल बन जाते हैं। और हमारी पहली डेट उनके वापस आने पर ओवर कड़ी चावल ही होती है। तो कड़ी चावल। कड़ी चावल, ठीक है। एक आखिरी सवाल, पावर ड्रेसिंग फॉर पार्लियामेंट या फिर जो हर पॉलिटिशियन पहनता है, कुर्ता पजामा। कुर्ता पजामा बहुत कंफर्टेबल है, बड़ा दिल अच्छा से लगता पॉलिटिशियन। बहुत अच्छा, वेल प्लेड एंड थैंक यू फॉर सच प्रॉम्प्ट आंसर्स एंड नेचुरल आंसर्स। और एक आखिरी सवाल जो राघव हम आज अपने सभी मेहमानों से पूछ रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी का मैंने करके दिखाया मोमेंट क्या रहा है, यानी अ मोमेंट दैट डिफाइंड यू।
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे जीवन में कई लम्हे आते हैं जब आप 12वीं कक्षा पास करते हैं, आपके 12th के बोर्ड एग्जाम्स का नतीजा आता है, तब भी लगता है। आप चुनाव जीतते हैं, तब भी लगता है। पर मुझे व्यक्तिगत तौर पे जब मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम क्लियर किया था, तब मुझे लगा था कि मैंने कुछ ज़िंदगी में हासिल किया है, क्योंकि वो इतना मुश्किल एग्ज़ाम होता है। उसमें 1 से 1.5% बच्चों को पास किया जाता है। और मुझे याद है, मैं लंदन में था और पढ़ाई करने गया हुआ था, और वहाँ पे सुबह के 4 बज रहे थे, सुबह के 8 बज रहे थे या ऐसा कुछ समय था, और मेरी मदर का मुझे कॉल आया। तब तक मैंने चेक नहीं किया था कंप्यूटर पे कि क्या नतीजा आया है। तो जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया तो उन्होंने बोला कि क्या मेरी बात चार्टर्ड अकाउंटेंट राघव चड्ढा से हो रही है। तो मुझे पता लगा कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया हूँ। तो मुझे वो एक मेमोरी है जो मुझे लगता है एक ऐसा लम्हा था मेरे जीवन में जो मैं कह सकता हूँ कि मैंने कुछ हासिल किया। बाकी परमात्मा की बहुत कृपा रही है, मेरी पार्टी की, मेरे नेता की। मुझे बहुत कम उम्र में कई सारी जिम्मेदारियां भगवान के आशीर्वाद से मिली। जीवन में हमारे देश में, हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिकता जी 3 चुनाव होते हैं लड़ने वाले। एक विधानसभा का चुनाव एमएलए बनने के लिए, एक लोकसभा का चुनाव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने के लिए, एक राज्यसभा का चुनाव राज्यसभा का एमपी बनने के लिए। और परमात्मा की कृपा से और मेरे पार्टी, मेरे नेता की ब्लेसिंग से मुझे ये तीनों चुनाव लड़ने का बहुत कम उम्र में मौका मिला। मैंने 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ा, जो हार गया। 20 में विधानसभा चुनाव लड़ा, जीत गया, विधायक बना, और 22 में राज्यसभा बना। तो ये सारे डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं ज़िंदगी के, और मुझे लगता है कि जिस मिशन से हम निकले हैं लोगों की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, परमात्मा भी और कई ऐसे डिफाइनिंग मोमेंट्स दे और हम लोगों की और सेवा कर पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। पर आपके जाने से पहले एक सवाल इसी से जुड़ा मेरा, कि आपने ये रास्ता चुना पॉलिटिक्स का। आज के युवा वाकई क्या इसे करियर चॉइस मान रहे हैं? ज्यादा युवा हम पॉलिटिक्स में नहीं देख रहे हैं आप जैसे युवा। देखिए, सबसे पहले तो मैंने राजनीति नहीं चुनी। मैं पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट था, और शुरू से, बचपन से मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। मेरे परिवार में, मेरे फादर की साइड ऑफ द फैमिली भी और मेरे मदर की साइड ऑफ द फैमिली में बहुत सारे लोग इंडियन आर्मी में हैं। कई रिटायर हो गए, कई सर्विंग हैं। तो मेरा भी शुरू से मन था कि मैं इंडियन आर्मी ज्वाइन करूं। तो राजनीति तो बाय चांस हो गई, परमात्मा के आशीर्वाद से राजनीति में आ गए। मेरी फैमिली में सिकता जी कोई आज तक सरपंच नहीं बना, कोई राजनीति में दूर दूर तक नहीं है, कोई पॉलिटिकल गॉडफादर नहीं रहा, कोई ऐसी चीज़ नहीं रही। लेकिन राजनीति में आने का मौका मिला, और मुझे लगता है कि देश के युवाओं को राजनीति एक जरिया बहुत बड़ा चेंज लाने का इस दिशा में सोचना चाहिए। वी आर अ वेरी वेरी यंग कंट्री। जापान की एवरेज एज 48 ईयर्स है, चाइना की एवरेज एज 38 ईयर्स है, इंडिया की एवरेज एज 28 ईयर्स है। हम कितने युवा देश है। मेरी आयु 35 साल है, मैं भारत की एवरेज एज से 7 साल बड़ा हूं। और अगर हम लोग, भारत का युवा भारत की मुख्य धारा की राजनीति में नहीं आएगा तो हमारे मुद्दे कौन उठाएगा? अब आप ही बताइए, जो 60, 70, 65, 80 साल के कोई लोग बैठे हैं संसद भवन में या विधायक सांसद बन के, वो युवाओं से कितना रिलेट कर पाएंगे? युवाओं को मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आकर अपने मुद्दे खुद उठाने होंगे। हमारे देश की 65% आबादी, 65% पॉपुलेशन 35 साल से कम आयु की है। तो मुझे लगता है कि देश के युवाओं को मुख्य धारा की राजनीति के बारे में सोचना चाहिए। आसान नहीं है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। कहा जाता है इंडियन पॉलिटिक्स में आपको मनी पावर, मसल पावर, मीडिया पावर, तमाम तरीके का सपोर्ट चाहिए राजनीति में आगे आने के लिए। लेकिन मेरा अपना मानना है कि अगर आप कमिटमेंट से और देशभक्ति की स्पिरिट से आगे बढ़ें तो रास्ता आसान हो सकता है, और आप भी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आगे आ सकते हैं, और आना चाहिए। मेरी आप सबको अपील रहेगी, गुजारिश रहेगी। बिल्कुल। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच एनडीटीवी Thank you. युवा नेता राघव चड्ढा। थैंक यू। थैंक यू।